आपका बेटा जो यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये है आपका मनी एंड मनी सप्लाई। ठीक है, मनी एंड मनी सप्लाई। अब बेसिकली क्या है, एक मनी एक ऐसा टर्म है जो जिंदगी में पैदा होने से लेके और अब तक और जब तक रहोगे जब तक साथ साथ चलने वाला है पैसा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मनी कहते किसको है, पैसा है क्या चीज। अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे आप। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पैसा किसे कहा गया है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है मीनिंग ऑफ अ मनी, कहते हैं एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिवर्सल जो एक सबसे मेन फीचर है बेटा मनी का वो यही कहलाता है। यूनिवर्सल का मतलब है पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में पैसे का जो मुख्य काम है वो क्या है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो। तो दुनिया में हर जगह मनी किसके काम आती है बेटा, एक्सचेंज के काम आती है। फीचर्स ऑफ मनी क्या है बेटा, सबसे पहले आता है इसके अंदर फीचर्स के अंदर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कहते हैं मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश एज एन एसेट्स इन मोस्ट लिक्विड इन नेचर। देखो बेटा अगर आपको कोई चीज खरीदनी है ना तो आप गोल्ड देके नहीं खरीद सकते, आपको गोल्ड को पहले किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कैश में। यानी कि गोल्ड इज आल्सो लिक्विड एसेट्स, कि आप उसे फटाफट कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन कैश से ज्यादा लिक्विड एसेट्स कोई भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप जहां पे भी कैश दोगे आपको हाथों हाथ सामान मिल जाएगा। तो यानी पहला क्या है, लिक्विडिटी। जो ये है इसकी क्या होती है बेटा, कैश लिक्विड होता है नेचर में। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि जो पैसा है आपसे हो सकता है आप किसी दुकान पे जाके कहो भैया मेरे से फोन ले लो, मेरा गोल्ड ले लो, तो वो गोल्ड ना ले, क्योंकि उसे चेक करना पड़ेगा कि गोल्ड ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन अगर पैसा होगा तो पैसा आपसे क्या करेगा बेटा, वो बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहते हैं पीपल शुड नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट द मनी एट देयर ओन फ्री विल। वो अपनी इच्छा से क्या करेंगे, बड़ी इजीली आपसे पैसा एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आता है बेटा टूल ऑफ ट्रांजेक्शन। टूल ऑफ मतलब टूल बाय विच पीपल कैन एग्जीक्यूट वेरियस ट्रांजेक्शंस। यानी जितनी भी आप लेन देन करते हो, चाहे अमेजोन से खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट से, दुकान से, कुछ भी कर रहे हो, आप सारा किसके थ्रू करते हो बच्चे, यहाँ पे मनी के थ्रू करते हो। सब में क्या रोल प्ले करता है हमारा, मनी रोल प्ले करता है। अब ये तो समझ आ गया कि सर ठीक है मनी क्या होता है। मनी वो चीज है जिससे हम सामान खरीद बेच सकते हैं, लेकिन सप्लाई कहां से आती है मनी की, पैसा आता कहां से है। कहते हैं रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई का मतलब होता है बेटा एक निश्चित समय में, अगर मैं बात करूं कि 2023 के अंदर हमारे देश में कितना पैसा है, तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है वो क्या कहलाएगी, हमारी मनी सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश में कितना पैसा सर्कुलेशन में घूम रहा है वो क्या कहलाती है बच्चे, हमारी मनी सप्लाई कहलाती है। इन अ स्टॉक वेरिएबल, सिंस द टोटल ऑफ अ स्टॉक मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको क्लियर करी गई है, स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं वो, स्टॉक वेरिएबल का मतलब है कि जो मनी है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देखो ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। एक होता है स्टॉक और एक क्या होता है बच्चे, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जब मैं बात करता हूं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मैं ये कहता हूं कि अभी आज है आपकी 12 तारीख, 12 तारीख को 6:35 पे मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, हम मान लेते 10,000 रुपए हैं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये मेरा। और अगर मैं ये कहता हूं बेसिकली कि अगर मैं ये कहता हूं कि इस महीने में मेरे पास कितना पैसा था, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, क्या हो गया ये यहाँ पे बेटा, पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बन जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या बन जाएगा बच्चे वो, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि 2023 में अगस्त में हमारे पास कितना पैसा था, तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा हूं बेसिकली। क्या पूछ रहा हूं मैं, एक पॉइंट ऑफ, यानी अगस्त 12 को मेरे पास हमारे देश में कितना पैसा था, तो वो हो गया स्टॉक। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी हम मनी सप्लाई नापेंगे तो उसकी एक डेट निश्चित होगी कि इस डेट पे हम मनी सप्लाई नाप रहे हैं, इसलिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा। और बेसिक डिफरेंस है दोनों में, स्टॉक जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, फ्लो जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना ये कॉन्सेप्ट कुछ जगह कट भी चुके हैं, कुछ स्कूल्स में कराए भी जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लो। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, जैसे हर चीज को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं। हमारे पास इसके अंदर 4 टूल्स है बेटा, M1, M2, M3 और M4। M1 क्या है बेटा, मोस्ट लिक्विड, सबसे जो लिक्विड है, यानी फटाफट से कैश आता है उसमें, नैरो कॉन्सेप्ट है। करंट सिलेबस ओनली M1 इज देयर, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाकी का सारा आपका कट चुका है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे पूरा करा दिया था। लेकिन अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा हमारा, और M4 क्या है बेटा, लीस्ट लिक्विड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये कम लिक्विड होता है लेकिन क्या है, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब M1 को समझेंगे हम पहले। यहां पे देखो M1 के अंदर बेटा जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उसमें चीज आती है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक।
करेंसी हेल्ड बाय द, ठीक है। तो देखो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक का मतलब होता है सीसी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। कहता है कंसिस्ट ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक आउटसाइड द बैंक। ये बैंक नहीं इंक्लूड कर रहा है, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, बैंक से बाहर हम जितने भी बैठे हैं, हम सबके पास कितना कैश के रूप में है, वो क्या कहलाता है बेटा आपका करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। यहां पे क्या आया, करेंसी नोट आर इशूड बाय द आरबीआई, कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिफरेंस याद रखना 1 मार्क्स के लिए, पहले भी बताया था कि जितने भी नोट्स होते हैं बेटा वो आरबीआई प्रिंट करता है, और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कहता है करेंसी नोट कॉइन्स आर कॉल्ड अ लीगल टेंडर, और जितने भी नोट्स और कॉइन्स है बेटा उसे क्या बोला जाता है, एक लीगल टेंडर। और लीगल टेंडर के साथ एक टर्म और ऐड कर देते हैं हम, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आपके पास एक 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए के नोट को चलाने की कोई लिमिट नहीं है कि 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, 50 बार चलेगा या लाख बार चलेगा। जितनी बार चलाना चाहते हो वो नोट चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है उसे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाले वो नोट, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाई एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। और ये नोट और कॉइन ऐसे हैं बेटा, कोई भी दुकानदार या कोई पर्सन आपको मना नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी, मान लो जैसे कि गवर्नमेंट ने 1000 रुपए का नोट बंद किया था उस टाइम पे, तो 1000 रुपए का नोट बंद करते दुकान वालों ने लेना बंद करा, नहीं करा। आज प्रेजेंट में उसने 2000 के नोट को बंद करा, तो 2000 सब एक्सेप्ट करना बंद कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे, वो लीगल टेंडर, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड क्या है, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक। बेटा सीधा सा लॉजिक है, जो भी पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है, इंडिया में घूम रहा है, वो दो ही जगह पे होगा लीगल वाला, या तो हमारे पास कैश के रूप में या हमारे बैंकों के पास, यही तो 2 ऑप्शन है ना भाई, 2 ही जगह होगा, कहां, हमारे पास या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास। और बाय द कमर्शियल बैंक इट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा इशू किया जाता है, जो पब्लिक के पास है और जो बैंकों के पास है, उसका जो सम होता है बच्चे, वो क्या कहलाता है आपका, हाई पावर्ड मनी कहलाता है। देखो लिखा है करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द आरबीआई, ठीक है, ये हो गया था हमारा वैसे, और ये गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। देखो पहला क्या आया था, सीसी, क्या आया था बेटा, सीसी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। दूसरा क्या आता है, डीडी। डीडी का मतलब क्या है यहाँ पे, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल, ठीक है। देखो उसके अंदर मैंने आपको सीसी में क्या बताया कि वो पैसा जो बैंकों के अलावा बाहर हमारे पास है, यानी बैंक वाला पैसा काउंट नहीं करूंगा मैं अपना, कौन सा करूंगा, जो मेरे पास कैश इन हैंड है। लेकिन जब डीडी की बात करते हैं तो डीडी का मतलब बेटा वो होता है जो हमारा पैसा बैंकों के पास जमा हुआ है। कैसे, करंट अकाउंट में होगा या फिर कहां पे होगा बच्चे, सेविंग अकाउंट, 2 ही अकाउंट होते हैं। फिक्स डिपॉजिट आर कॉल्ड द टाइम डिपॉजिट एंड आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को क्या बोला जाता है बेटा, एक तरीके से टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, टाइम डिपॉजिट बच्चे इसलिए बोला जाता है कोई भी ऐसा अमाउंट जो आप एक निश्चित समय के लिए बैंक को जमा कराते हो, कोई भी ऐसा अमाउंट जो आप एक निश्चित पर्टिकुलर समय के लिए बैंक को जमा कराते हो, वो क्या कहलाते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट कहलाते हैं। ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट क्यों होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट बेटा वो अमाउंट होता है जो मैं अपने सेविंग अकाउंट में डालता हूं, जब मेरे को चाहिए मैं चेक के थ्रू निकलवा लूंगा, तो वो चेकेबल हो गया। नॉन चेकेबल कौन सा होता है, जो मैं चेक के थ्रू अपनी मर्जी से कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता। नोट, द इंटरबैंक डिपॉजिट विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कमर्शियल बैंक आर नॉट बीन रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इंटरबैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है बेटा, समझना, मैंने अपने एक अकाउंट से उठाया और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि पैसा बड़ा थोड़ी भाई, मेरा एक बैंक है मान लो एसबीआई, उसमें लाख रुपया पड़ा है, एक है मेरा एचडीएफसी, उसमें भी लाख रुपया पड़ा है। मैंने अब क्या करा, एसबीआई में से 50,000 निकाले और किस में डाल दिया बेटा, एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी में तो 1.5 लाख हो जाएगा, लेकिन एसबीआई में कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रहे तो वो 2 लाख, अल्टीमेटली रहे कितने बच्चे, वो 2 लाख ही रहे ना, तो इसीलिए मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक एंड आर कॉल्ड अ बैंक मनी। और जो डिमांड डिपॉजिट होती है बच्चे, ये कौन बनाता है हमारे यहाँ पे, कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं, और इसे किस नाम से जानते हैं हम, बैंक मनी के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहते हैं करेंसी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अ बैंक मनी। ध्यान से सुनो क्या है, करेंसी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंक मनी, फॉल्स रीजन, बिकॉज करेंसी क्रिएटेड बाय द आरबीआई इज कॉल्ड अ हाई पावर्ड मनी। अभी हमने पढ़ा था ना
कि जो आरबीआई के द्वारा करेंसी दी जाती है मार्केट के अंदर वो क्या कहलाती है, हमारी हाई पावर्ड मनी। और क्वेश्चन क्या है, बैंक मनी कौन सी कहलाती है, बैंक मनी वो कहलाई जाती है जो टाइम डिपॉजिट क्रिएट किया जाता है। अभी देखो पिछली यहां पे पढ़ो, डिमांड डिपॉजिट आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक एंड आर कॉल्ड बैंक मनी। यानी कमर्शियल के द्वारा जो डिमांड डिपॉजिट किया जाता है वो तो होता है बैंक मनी, और जो आरबीआई के द्वारा बेटा करेंसी दी जाती है हमें यहाँ पे वो क्या कहलाती है, हमारी हाई पावर्ड मनी। आगे, मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, फॉल्स। भाई मनी सप्लाई इज नॉट अ, it is a stock concept because money supply is a stock concept as it is measured at a point of time। क्योंकि हम इसे जो मेजर करेंगे बच्चे क्या करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद मनी इज अ लिक्विड स्टोर ऑफ वेल्थ। कहते हैं मनी जो है एक लिक्विड एसेट्स होती है, उसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रू है इसका आंसर। देखो रीजन भी दिया हुआ है, कहते हैं एज द वैल्यू ऑफ पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। क्यों, क्योंकि आपको मान लो कुछ चीजें लेनी है, पेरिशेबल या ड्यूरेबल गुड्स। मैं चाहता हूं कि मेरे को 1 साल बाद मकान बनाना, तो मेरे को वहां पे क्या लेना होगा, फर्नीचर लेना होगा, एलईडी लेना होगा, तो उसके लिए मैं पहले से पैसा जोड़ के रख सकता हूं। समझ रहे हो कि मेरे को पता है 15 दिन बाद मेरे घर में फंक्शन है तो सब्जियां चाहिए होंगी, तो मैं सब्जियां तो 15 दिन पहले स्टोर नहीं करके रख सकता ना, लेकिन उसका अमाउंट मैं पहले से स्टोर करके रख सकता हूं, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, कहते हैं रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड फंड्स टू द बैंक। कहता है रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसपे सेंट्रल बैंक को देता है, नहीं, वो होता है बच्चे बैंक रेट। वो कौन सा रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट बेटा वो होता है जिसपे जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं ना, उस पे जो वो इंटरेस्ट देता है उसको। तो देखिए लिखा है रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। यानी जो कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो जो जमा कराता है किसके पास, आरबीआई के पास, उस पे जो ब्याज देता है आरबीआई वो क्या कहलाता है आपका, रिवर्स रेपो रेट। आगे चलते हैं जी, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। कहता है मनी सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट के पास पैसा और जो बैंकों के पास पैसा है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला, मनी सप्लाई में बेटा वो पैसा इंक्लूड किया जाएगा जो इकोनॉमी के अंदर रोटेट। भाई क्यों नहीं करेंगे, देखो ये तो खुद ही नोट छाप रहे हैं ना बेटा, तो इनके पास पड़ा हुआ पैसा थोड़ी मार्केट में वो कहलाएगा मनी सप्लाई। कहते हैं बिकॉज मनी हेल्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन डज नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन, क्योंकि अभी तक वो पैसा मार्केट में रोटेट नहीं हुआ, उन्हीं के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए लीगल टेंडर मनी हैज अ लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं जितनी भी लीगल टेंडर मनी होती है बच्चे वो गवर्नमेंट के द्वारा लीगली क्या करी जाती है, उसको अथॉरिटी दी जाती है। तो ट्रू, बिकॉज नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट नॉन एक्सेप्टेबल एज इट एज ऑफेंस। कोई भी उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी क्या है बेटा एक तरीके से कानूनी अपराध माना जाएगा, ठीक है, अगर कोई मना कर देता है तो। इसके बाद लीगल रिजर्व रेशियो इज दैट रेशियो ऑफ अ डिपॉजिट विच बैंक आर लीगली बाउंड टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश विद देमसेल्फ एंड विद द सेंट्रल बैंक। ऑब्वियसली बात है, एलआरआर क्या होता है बच्चे, टोटल इनिशियल डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर रेशियो जो आप अपने पास संभाल के रखते हो। तो ट्रू है इसका आंसर। द परसेंटेज रेशियो ऑफ अ डिपॉजिट that bank keep with the themselves is called a SLR and what keeps with the central bank is called a CRR। 2 पॉइंट्स होते हैं, अपने पास जो लिक्विड एसेट्स के रूप में रखता है वो SLR है और जो सेंट्रल बैंक के पास रखता है वो क्या है, CRR कहलाता है। उसके बाद मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सॉल्व द बार्टर प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कहता है पैसे की आने की वजह से जो हमारे पहली प्रॉब्लम चलती थी बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती थी बेटा, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब समझ लेते हैं इसका, पहले क्या होता था बेटा, बार्टर सिस्टम चलता था, चीजों के बदले में चीजों का लेन देन किया जाता था। उस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही आती थी, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस क्या था, मान लो इसमें एग्जांपल देते हैं कि मैं किसी को आटा देना चाहता हूं, यानी व्हीट देना चाहता हूं और उससे क्या लेना चाहता हूं, राइस। तो मेरे को पहला बंदा कौन सा ढूंढना पड़ेगा, जो व्हीट लेने के लिए तैयार हो, और दूसरा बंदा ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो व्हीट के बदले में राइस भी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो। तो यानी दोनों की जो सिचुएशन है या जो दोनों की थिंकिंग है वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं ये प्रॉब्लम दूर हो गई पैसे के आने की वजह से। एज गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर मनी टू whoever want it and bought from whoever want to sell it। अब आप किसी को भी बेच सकते हो, किसी से भी। जब से पैसा आया है तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चे, बिल्कुल दूर हो गई है। फिर कैश एंड कॉइन्स आर नोन एज अ बैंक मनी। बैंक मनी कहते हैं क्यों, एज इन अ डे टू डे लैंग्वेज बैंक मनी रेफर्स टू अ चेक एंड ड्राफ्ट। भाई देखो बैंक पैसा कौन सा कहलाएगा, जो बैंक के थ्रू चलता है आपका, यूपीआई भी कह सकते हो आप उसके अंदर।
जो भी बैंकिंग के थ्रू चलने वाला, हमारा चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? बैंकिंग कहलाते हैं। ठीक है। आरबीआई प्रोड्यूस मनी वाइल कमर्शियल बैंक इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आरबीआई का काम क्या है बेटा? आरबीआई इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मनी। आरबीआई कौन है? एक तरीके से मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मनी, और सप्लायर कौन है यहाँ पे? कमर्शियल बैंक। आरबीआई से पैसा जाता है कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? आगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं? उसको रोटेट करते हैं। ठीक है। फिर सीआरएन एंड एसएलआर आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। नहीं, अपोजिट नहीं है, बल्कि सेम ही है। कहीं कहीं पे जगह एसएलआर यूज होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है? सीआरआर होता है। ठीक है। कहते हैं एज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और फॉल इन दिस रेशियो कॉज ऑफ फॉल इन एलआरआर, क्योंकि एलआरआर इज अ समेशन ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर। ठीक है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों ही क्या चलते हैं? आपस में एक साथ मिलके ही चलते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। फिर कमर्शियल बैंक प्ले नो रोल इन द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कहते हैं कमर्शियल बैंक जो है वो सप्लाई, देखो यहां पे समझना बात को, बहुत ध्यान से सुनना। अगर यहां पे लिखा हुआ होता बेटा कि प्रिंटिंग ऑफ अ मनी या पब्लिशिंग ऑफ अ मनी, तो ट्रू हो जाता है ये, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ अ मनी। तो भाई कमर्शियल बैंक का तो काम ही क्या करना है बेटा? मनी को सप्लाई करना है। भाई बनाना किसका काम है? आरबीआई का, और सप्लाई करना किसका काम है? कमर्शियल बैंक का। तो देखो फॉल्स एज द कमर्शियल बैंक एड टू द स्टॉक ऑफ मनी एंड सप्लाई बाय क्रिएटिंग अ क्रेडिट, क्योंकि ये क्या करते हैं? एक तरीके से क्रेडिट क्रिएट करके क्या करते हैं? मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ाते हैं। क्रेडिट मनी इज द मनी रिसीव्ड एज अ क्रेडिट फ्रॉम बैंक। फॉल्स। कहते हैं बिकॉज क्रेडिट मनी इज द मनी हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इट्स इंटरेस्टिंग कमोडिटी वैल्यू। बेटा ये टाइप्स ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। देखो बेटा एक मनी होती है हमारे पास जिसका नाम होता है क्या? क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम? क्रेडिट। क्या होती है? जिसमें क्रेडिट मनी इज द मनी हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। जो आज प्रेजेंट में चल रही है वो कौन सी मनी है? क्रेडिट मनी है। मतलब भाई फेस वैल्यू हो गया, मान लो 100 रुपए के नोट पे कितना लिखा हुआ है? 100 रुपए। तो ये इसकी कौन सी वैल्यू हो गई बेटा? फेस वैल्यू हो गई। अब उसके अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू यानी कमोडिटी वैल्यू हो गई। ये 100 रुपए का नोट जो बना है, ये बना है किससे? पेपर से बना है। किससे बना है बेटा? लेकिन इस पेपर की वैल्यू मान लो है 3 रुपए या 4 रुपए। तो यहां पे हमें चीज समझ आएगी, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। फेस वैल्यू किससे ज्यादा है बच्चे? उसकी कमोडिटी वैल्यू से। तो इस तरीके की मनी को क्या बोला जाता है बेटा? यहाँ पे क्रेडिट मनी बोला जाता है। तो जो आज प्रेजेंट में चल रही है बच्चे, वो कौन सी मनी चल रही है हमारे यहाँ पे? क्रेडिट मनी चल रही है। ठीक है। फिर फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू किया जाता है। गवर्नमेंट के कहता है एज फिएट मनी इज द मनी बैक्ड अप बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, बट फिड्यूशरी मनी इज द मनी बैक्ड अप बाय द नेचुरल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। यहां पे ना दोनों मनी को एक साथ समझा दिया गया है। पहले मैं आपको फिएट मनी समझा देता हूं। फिएट मनी का मतलब है बेटा 2000 का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, दे ऑल आर नोन एज अ फिएट मनी। यानी कोई भी ऐसा पैसा जो मार्केट में गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू किया जाएगा, वो सब क्या कहलाएंगे बच्चे? यहाँ पे फिएट मनी कहलाएंगे। दूसरी तरफ आता है बेटा आपका फिड्यूशरी मनी। कौन सा आता है बेटा? अब फिड्यूशरी मनी का मतलब है, फिड्यूशरी वर्ड ही क्या है? काल्पनिक। फिड्यूशरी का मतलब ही क्या है बेटा? यहाँ पे काल्पनिक, जो एक्चुअल में है ही नहीं। ये बेटा वो पैसा होता है, इसके लिए एक वर्ड याद रखना है हमें, सिर्फ ट्रस्ट। क्या याद रखना है? कोई भी ऐसा अमाउंट जो मैं ट्रस्ट की बेस पे एक्सेप्ट कर लेता हूं, यानी कि चेक के थ्रू जो पेमेंट आती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि आप में से किसी ने जैसे आज फीस दी है मेरे को, आप आए, आपने मेरे को चेक दे दिया कि सर ये लो हमारी 2000 रुपए फीस, आप चेक ले लो हमसे। हमने ले लिया जी चेक आपसे। अब मैंने आपकी एंट्री भी कर दी कि आपकी अगस्त की फीस आ गई, लेकिन वो एंट्री मैंने किस बेस पे करी है? सिर्फ ट्रस्ट की बेस पे। अभी आपका चेक क्लियर तो नहीं हुआ बच्चे, हो सकता है वो डिसऑनर हो जाए, कोई भी रीजन हो सकता है उसका। ठीक है। इसके बाद मनी सप्लाई इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। मनी सप्लाई के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? M1 कॉन्सेप्ट। M1 का फॉर्मूला है CC प्लस DD प्लस OD। ठीक है। CC क्या है बेटा? करेंसी विद द पब्लिक, यानी लोगों के पास कितना पैसा है? डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, बैंकों के पास हमारा कितना पैसा है? OD का मतलब अदर डिपॉजिट, यानी रिजर्व बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज कितनी है, इधर उधर से आया हुआ पैसा आरबीआई के पास कितना है। ठीक है। बिकॉज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक इज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। फिर क्रेडिट कार्ड इज अ फॉर्म ऑफ मनी। कहते हैं क्रेडिट कार्ड भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। गलत। क्रेडिट कार्ड फॉर्म ऑफ मनी
कहता है क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी, रेदर इट इज अ काइंड ऑफ लोन। उल्टा क्या है ये ऊपर, आपको एक तरीके से लोन दे दिया गया बाय इशूइंग अ बैंक टू द होल्डर ऑफ द क्रेडिट कार्ड, वेयर एज डेबिट कार्ड रिप्रेजेंट द मनी। लेकिन हाँ, और उसकी जगह क्या लिखा हो, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बेटा कौन सा अमाउंट है, बेसिकली समझ लो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ध्यान से सुनना बच्चे। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि क्रेडिट कार्ड में फर्स्ट यूज देन पेड। क्या करोगे बेटा आप, पहले आप उसको यूज करोगे, उसके बाद क्या करोगे बेटा, आप उसको पे करोगे। ठीक है, इसी की जगह अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे डेबिट कार्ड की, तो आप इसके अंदर बेटा फर्स्ट डिपॉजिट करोगे, यानी पहले पैसा आप उसमें जमा करोगे, देन यूज, तब उसके बाद आप क्या कर सकोगे बच्चे, उसको यूज कर सकोगे। तो समझ आया, तो डेबिट कार्ड इज अ फॉर्म ऑफ मनी बट क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक इंक्रीज बैंक रेट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। देखो मैंने सिंपल सा एक लॉजिक बताया हुआ बच्चे आपको, क्या कि पॉजिटिव लिंक होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट्स को बढ़ा दो, डिफ्लेशन के टाइम पे रेट को। तो अब यहां पे सिंपल क्या लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देगा, तो ट्रू है। कहते हैं यस, इंक्रीजिंग बैंक रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। उससे क्या होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब है लोन, लोन क्या हो जाएगा, महंगा, एंड कुड डेंट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एडवर्सली। तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लोग लोन लेना कम कर देंगे और मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी कम हो जाएगी। अंडर डिफ्लेशन इट इज एडवाइजेबल टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नहीं, देखो बेटा समझने वाली चीज है, कहते हैं डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगी, सिक्योरिटीज बेचेगी तो पैसा किस पे आ जाएगा, गवर्नमेंट पे। लेकिन डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को पैसा बाहर भेजना है, कहां भेजना है, बाहर मार्केट में, क्योंकि मार्केट में पैसे की क्या हो रही है, शॉर्टेज। तो उस टाइम पे वो खरीदेगी नहीं, सॉरी सेल नहीं करेगी, उस टाइम पे वो उल्टा खरीदना स्टार्ट करेगी। खरीदने से क्या होगा, पैसा कहां जाएगा, मार्केट में। कहते हैं सिंस अंडर डिफ्लेशन मनी सप्लाई इज जनरली लो। कहते हैं डिफ्लेशन के टाइम पे जो मनी सप्लाई है वो क्या होती है बच्चा, कम होती है। Therefore, it is advisable to buy government securities to pump is more currency into the system। तो उस टाइम पे वो क्या करेगी बेटा, एडवाइस है कि उसको ज्यादा सप्लाई करनी चाहिए, और वो कैसे करेगी, परचेज करके। सिक्योरिटीज को क्या करेगी बच्चे, उस टाइम पे वो उसको परचेज कर लेगी। ठीक है, फिर आता है बच्चे यहाँ रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड फंड्स टू द बैंक। कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ये पहले भी आ चुका है, रिवर्स रेपो रेट ये नहीं होता, ये वो होता है जिसके अंदर बेटा जो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक से अपना जो सरप्लस फंड है वो किसके पास देते हैं, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं।